Welcome to my all dear students once again to our favorite subjects, that's name is physics. Now we are still continues on the unit first. Now we have successfully completed the 80% syllabus of the first unit, not our completely book. It is just to complete the unit first. In that previous lectures we are discussing about the dimensional analysis as well as the uses of dimensional analysis. After that we are last video, it is related with the limitations of dimensional analysis and some of the definitions which is used in a regular or a daily life. It is simply accuracy, precise, it is also called as the precisions, and last one, that is the uncertainty. Now today we are discussing about the errors in measurements. Today we are going to discuss the errors in measurements. So this name of a particular topic shows the complete explanations of the discussion, means that the errors which is occurs in measurement. What I say, the errors which is occurs in measurements are studied now, are studying now. देखो इंसान है, इंसान से गलती होती है. जो भी मेजरमेंट है, चाहे वो एक्सीडेंटली एरर आएगा उसके अंदर, या नेचुरली आएगा, या आपकी वजह से आएगा, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा. एरर तो एरर ही होता है. अगर एरर आता है ना बच्चों, तो उसका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं होगा सही ढंग से ऑब्जर्वेशंस. जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें जब भी मेजर करना है तो उसको प्रॉपरली मेजर करना ज़रूरी होता है. देखो, अगर मानो कि आप किसी मार्केट में गए हो, तरकारी लेने गए हो, और वहाँ पे जो वेट होता है, इसके पहले भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था, जो भी वेट होता है अगर वो वेट ऑथेंटिक नहीं है तो आपको ट्रस्ट आएगा क्या उसके ऊपर? नहीं आएगा. Why? Because your observation as well as the instrument was defected, it is not universally accepted. That's why these measurements having some errors. So let us see the step by step of the errors. Now the first one, this systematic error. Which one, students? That is the systematic error. देखो, हमने इसके पहले भी सिस्टम क्या होता है ये अच्छी तरह से पढ़ा है हमने इसके पहले भी. अब जो सिस्टमेटिक एरर्स जो होता है ना बच्चों, ये एरर्स किसी भी चांस की वजह से नहीं आता, ये बाय चांस नहीं आता है, ये इनएक्यूरेसी के वजह से आता है. एक्यूरेसी हमने पढ़ा था, उसका उलट यहां पे. मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, ये जो भी सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं ना, ये सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑकर्स ड्यू टू द इनएक्यूरेसी के वजह से होते हैं. फिर इनएक्यूरेसी किसकी है? वो एक तो ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है इसकी होगी, या जो भी आप लोग मेजरमेंट प्रोसेस कर रहे होगे उसकी हो सकती है. देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेते हैं. अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं. देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो ये जो सिस्टमेटिक एरर्स है ना, क्या बताया था मैंने कि जो भी सिस्टमेटिक एरर है, दे आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस. बाय चांस से डिटरमाइन नहीं होते ये क्या होता है, इन एक्यूरेसी के रिलेटेड होता है. अब इनएक्यूरेसी कैसी होती है? जब भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजरमेंट लेते हैं, उस प्रोसेस के अंदर जो भी एरर्स आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टमैटिक्स एरर कहेंगे. अब जो सोर्सेस है सिस्टमैटिक्स एरर के, जो भी सोर्सेस है सिस्टमैटिक्स एरर के,
वो आते हैं इम्परफेक्ट कैलिब्रेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का इम्परफेक्ट कैलिब्रेशंस। अब कैलिब्रेशंस क्या होता है, तो सिंपल क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, ये एक थर्मोमीटर है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक थर्मोमीटर है। अब इस थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है बच्चों, कि जब भी हम लोग ये काउंट करते हैं तो इसको स्टार्ट करना पड़ता है जीरो से। ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है, इसको जीरो से स्टार्ट करता है। अब आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसके पास एक पॉइंट होता है। अब ये जो पॉइंट होता है ना, जीरो पे अगर होता है तो ही मानो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है या इसका जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर आपका परफेक्ट है, उसके अंदर डिफेक्ट कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट है। इम्परफेक्ट है क्या, नहीं है। अब इसको और अच्छी तरह से समझना है ना, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, स्केल ले लेते हैं, ये वाली स्केल ले लेते हैं। देखो अब ये जो स्केल है ना, ये स्केल देखो यहाँ पे जीरो दिया ही नहीं है। देखो आप गौर से देख सकते हो, यहाँ पे जीरो दिया ही नहीं गया है। ये क्या है, डायरेक्ट उन्होंने रीडिंग की है, डायरेक्ट रीडिंग। बट अगर मानो ये स्केल कुछ दिनों के बाद और यहाँ से खराब होके अगर वो और थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी और घिस जाती है, तो आपका जीरो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी सेंटीमीटर्स। तो मानो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन हो रहा है। तो ड्यू टू दैट इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन से भी क्या होता है, आपका सिस्टमैटिक एरर आता है। और दूसरी बात सिंपल समझ लो, और कुछ मेथड्स होते हैं ऑब्जर्वेशंस के। कुछ मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस के होते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको एक स्क्रू गेज बताता हूं। ये स्क्रू गेज आप लोगों ने 10th में देखा ही होगा, हाँ ओके, ये कुछ देखा ही होगा आपने। अब ये जो होता है ना, यहाँ पे जो जीरो रीडिंग होती है ना, ये जीरो रीडिंग, और यहाँ पे एक कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके, ये यहाँ पे देखो, और इसको मैं मूव करता हूँ, ये वाली जो कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, ये कोइंसिडेंट लाइन और इसके ऊपर जो वैल्यू है, वो उस दोनों वैल्यू के रिलेटेड कोइंसिडेंट लाइन को क्या आना चाहिए, आपका जीरो आना चाहिए, जब आप इसको परफेक्टली क्या करते हो, देखते हो। देखो अभी जीरो के ऊपर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 40 के ऊपर। देखो देखो बहुत, अभी इसको जूम करके भी आप लोग बाद में देख सकते हो, इसको जीरो के ऊपर आना चाहिए मगर वो नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, जब आप इसके अंदर कुछ भी मेजरमेंट करते हो, माना कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है, आपको इसकी रेडियस निकालनी है, ये स्केल की आपको रेडियस निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी थिकनेस देखनी पड़ेगी। अब जब आप इसकी थिकनेस से देखोगे, या थिकनेस ही निकालनी है, अगर आप ये जो रीडिंग है इसके ऊपर, ये रीडिंग अगर आप ऐसा पैरेलल होके अगर देखते हो, तो ही वो ऑब्जर्वेशन आपका सही आएगा। अगर आप रीडिंग ऐसी देख रहे हो, या ऐसी ऊपर से देख रहे हो ना, या ऐसे भी देख रहे हो ना, तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपकी गलत आ सकती है। उसको कहते हैं इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हो या कैलिब्रेशन इम्परफेक्ट हो, तो उस चीज में जो भी एरर आते हैं ना बच्चों, उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर्स। अब जो भी ये एरर्स होते हैं ना, ये एरर्स एक डायरेक्शन में होते हैं। अब समझो स्केल का पकड़ लो, सिंपल ये स्केल ले लिया आपने ऐसी, जो हम लोगों ने देखी थी, बराबर है। ये स्केल का जीरो यहाँ पे है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट होगा ड्यू टू दी दैट स्केल खराब हो रही है सामने से, और कुछ महीनों बाद अगर मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये जीरो यहाँ पे शिफ्ट हुआ दिखेगा। तो फिर 1 सेंटीमीटर जो प्रॉपरली यहाँ पे होना चाहिए था, ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए था, वो डिस्टेंस क्या होगा, इतना ही होगा। डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही होगा। 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इतना ही होगा। दैट मीन्स जो भी एरर्स आ रहे हैं वो तो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, एक तो वो पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। एक तो क्या आएंगे, वो पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, इसके कुछ सोर्सेस है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। यही एग्जांपल्स हम दोहराएंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स देके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है ना एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बच्चों, जो आप लोग यूज़ करते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और पहला जो पॉइंट आ रहा है हमें, उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है, डिफेक्टेड है, या उसका कैलिब्रेशन डिफेक्टेड है, तो उसी केस में ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं। तो पहला एग्जांपल तो सिंपल है हमारा, ये वाला स्केल वाला। देखो इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है मेरा अब, खराब है। इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा अब, खराब है। देखो जीरो, बार बार देखो, 0 और 5.5 सेंटीमीटर के बीच में, इसकी लगे तो मैं इमेज भी शेयर कर दूंगा नीचे या लास्ट में आखिरी। तो इसकी जो 0.0 से 0.5 की जो लाइन होनी चाहिए, 5 लाइंस बीच में, वो नहीं है, वो सिर्फ 3 है। दैट मीन्स इसके अंदर का जो कैलिब्रेशन ऑफ 0 है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया मेरा, खराब हो गया। और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ओल्ट मीटर है बच्चों। ये क्या है, ओल्ट मीटर है। ये जो ओल्ट मीटर है ना, इसके अंदर देखो कि ये जो वैल्यू है ना, ओल्ट मीटर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ऐसा देख लो आप, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 0 से होगा। माना कि ये जो कैलिब्रेशन किया गया है, ये 0 के अलावा थोड़ा सा पॉइंट शिफ्टेड होगा। अगर ये नहीं है, ये परफेक्ट है। अगर 0 का पॉइंट अगर थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो क्या आएगा, वो कैलिब्रेशन एरर आएगा आपका। या तो फिर थर्मोमीटर देखा था हमने, ये वाला थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर के अंदर जो भी देखो, ये यहाँ पे स्केल्स होती है। देखो प्रॉपरली अगर दिखाई देता है आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाई देने की। देखो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स अगर कैलिब्रेशन इसका परफेक्ट नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। चलो ये दिख नहीं रहा है ना, तो मैं यहाँ पे उतार के बताता हूँ। समझो कि ये आपका थर्मोमीटर है, लाइक दैट, लाइक दैट। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे, जो हम लोग रीडिंग्स लेते हैं। 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसके अंदर अगर ये 0 प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया होगा या उसको प्रॉपरली माउंट नहीं किया होगा, तो क्या होगा, हमारा एरर्स आएगा। क्या होगा, हमारा एरर्स आएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से जो भी एरर्स आते हैं ना, उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहा जाता है। चलो दूसरा देखते हैं, सेकंड वन, दैट इज एरर्स ड्यू टू, एरर्स ड्यू टू imperfection in experiment, imperfection in experiment। और इसको ऐसा बोलो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पकड़ लो सबसे पहले। चलो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पकड़ लो। अब ये जो है ना, ये एरर्स जो आते हैं ना, वो डिफेक्टिव सेटिंग के वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, डिफेक्टिव सेटिंग के वजह से। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग सेट करोगे, वो सेट किए हुए इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, आपके डिफेक्टेड है। अब इसको सिंपल एक एग्जांपल्स की तरह से देख लेते हैं कि मानो कि कोई लिक्विड आपको मेजर करना है, कोई लिक्विड आपको मेजर करना है। अब इसको सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो ये वाला, ये क्या है आपका, एक कैपिलरी ट्यूब है आपकी, ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब है आपकी। देखो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, और आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कोई लिक्विड लेके उसका वॉल्यूम काउंट करना है। माना कि इसको हमें क्या करना होता है, एक जो स्टैंड होता है, देखो मैं स्टैंड बता देता हूं आपको। ये जो स्टैंड होता है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंड, ये स्टैंड जो होता है ना, ये स्टैंड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको उसके अंदर टाइट कर लेते हैं, बांध देते हैं उसको। अब जब ये आप इसको टाइट करोगे, जब इसको आप बांधोगे विद द हेल्प ऑफ दैट स्टैंड, अगर वो थोड़ा सा भी अगर क्रॉस हो जाता है, माना ये ऐसा है, ये ऐसा थोड़ा सा क्रॉस हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा क्रॉस हो गया, तो क्या होगा, आपका लिक्विड जो प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए था, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। बराबर है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड
ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप लोग क्या कर पाओगे, उसका वॉल्यूम काउंट कर पाओगे क्या? नहीं काउंट कर पाओगे। तो क्या है कि आपने जो भी सेटिंग की थी, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने सेट किए थे, दीज आर दी रॉन्ग, ड्यू टू दैट here the errors due to imperfection in the experimental technique की जो भी आपकी मेथड थी वो मेथड रॉन्ग थी, और उसकी वजह से जो भी एरर्स आए हैं ना आपके, उसको कहा जाता है एरर्स ड्यू टू imperfection in a experimental technique। और सबसे आखिरी वाला जो आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल एरर। अब बोलोगे सर पर्सनल एरर तो आएगा ना, क्यों आएगा? क्योंकि सर हम स्टूडेंट्स हैं, हम इंसान हैं, और गलती कौन करता है? इंसान करता है। अगर इंसान सभी गलती करेगा तो बढ़ेगा कब, आगे कब जाएगा? ऐसा मत करो बच्चों, एरर्स मत आने दो। अब ये जो एरर्स है ना, ये एरर्स पर्सनल एरर यानी अलग अलग प्रकार के पर्सनल एरर होते हैं। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल एरर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो एक्सपेरिमेंट करते टाइप जब आपकी ओर से जो आते हैं वो भी पर्सनल एरर है, बराबर है। दूसरी बात, आपके ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो भी एरर्स आएंगे वो भी पर्सनल एरर ही होंगे, बराबर है। जब भी आप कोई केयरलेस ऑब्जर्वेशन करोगे, जब भी आप कोई केयरलेस ऑब्जर्वेशन करोगे या केयरलेस एक्सपेरिमेंट करोगे, और उसकी वजह से जो भी एरर्स आएंगे उसको कहेंगे पर्सनल एरर्स। सर इसलिए हमें आज पता चला कि स्कूल में हमारे कभी भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं आए। क्यों? स्कूल के एक्सपेरिमेंट खराब थे सर, उस टाइम ऐसा लगता था, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा लग रहा है हमें ही कुछ नहीं आता था। चलो अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। ओके, ज़्यादा नहीं, एक आधा दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। अब मानो कि हमें ये जो स्केल है, ये जो रूलर की जो हमारी स्केल है, मीटर स्केल बोलते हैं हम लोग इसको, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स गिनना है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स का कुछ पकड़ लो, मानो एंगल निकालना है। या सुनो बच्चों, मैं और एक आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सिंपल, ये देखो, ये वाला, इसको पहचानते हो क्या? इसको, ये वाला एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया आएगा इसका। ये पहचानते हो इसको? नहीं क्या? इसको वर्नियर कैलिबर बोलते हैं। ये लेंथ, उसकी डायमीटर, किसी की भी निकालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब ये जो मैंने वर्नियर कैलिबर लिया ना, मुझे क्या करना है, ये इसकी जो जाड़ी है वो मुझे निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है। तो विड्थ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिमिलरली इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, बराबर है, इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन जब मैं इसको ऐसा प्रॉपरली काउंट करूँगा तो मुझे क्या चाहिए कि ये इसके अंदर और इसके अंदर किसी भी प्रकार का गैप नहीं चाहिए, थोड़ा भी गैप नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर गैप रहने के बावजूद अगर मैं रीडिंग लेता हूँ तो उसको क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाएगा? नहीं, उसको पर्सनल एरर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी गलती की वजह से है ना। इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा है, ये फिर मुझे इसको कस के पकड़ना नहीं आया, या मुझे इसकी प्रॉपर विड्थ निकालनी नहीं आई, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? पर्सनल एरर कहेंगे। दूसरी बात, और एक बात मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मानो मुझे इसके थ्रू रीडिंग लेनी है, स्क्रू गेज के थ्रू रीडिंग लेनी है, तो मुझे क्या करना होगा? जब इसकी रीडिंग लेनी होगी, जो इसकी कोइंसिडेंट लाइन है और इसकी जो ये वाला जो स्क्रू गेज का ये वाली रीडिंग है, ये दोनों की अगर मुझे रीडिंग लेनी है तो मुझे मेरा जो एंगल है ना, मेरा एंगल मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, फ्रंट, दोनों भी मुझे मेरे फ्रंट में रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा भी ऐसा मोड़ दूँ या इसको ऐसा भी करके देख लूँ तो क्या होगा बच्चों? एरर आ जाएगा। और ये एरर किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल एरर। बहुत पर्सनल एरर है सर हमारे पास। अगर कोई पूछता है ना हमें टाइम कितना है, तो हम बोल देते हैं, अगर 12:15 हो गए ना तो हम बोलते हैं हाँ बजाओगे कुछ 12, 12:15 बजे होंगे। तो ये क्या आ रहा है बच्चों? एरर आ रहा है टाइम गिनने में। किसकी ओर से? आपकी ओर से। कौन सा हो गया? पर्सनल एरर हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। चलो
अब जो भी सिस्टमेटिक्स एरर है ना, तो ये सिस्टमेटिक्स एरर सर हमने देखे अभी 3 सिस्टमेटिक्स एरर देखे। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल एरर, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर जो कि थोड़ा बहुत रिलेटेड है पर्सनल एरर्स के रिलेटेड। तो अगर ये तीनों के तीनों एरर अगर हमें मिनिमाइज करने हैं या ये एरर्स हमें होने ही नहीं देने हैं, तो उसके वजह से क्या करना पड़ेगा हमें? ये वाली जो स्केल है, ये वाली स्केल कभी ही यूज नहीं करनी चाहिए। मीन्स क्या है? अगर स्केल पे प्रॉपर कैलिब्रेशन होगा या जीरो प्रॉपरली दिया गया होगा तो ही वही स्केल यूज करनी चाहिए। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए आपके? करेक्ट होने चाहिए। जैसा कि ये मेरा ओल्ट मीटर कैसा है बच्चों? ये करेक्ट है, परफेक्ट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए। सेकंड वन, जो भी प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट करने की, जो कि टेक्निक्स के अंदर आ रहे थे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर आ रहे थे, वो मुझे परफेक्ट करनी चाहिए। और दूसरे, मुझे पर्सनल एरर्स नहीं आने देना चाहिए। मतलब मैं स्क्रू गेज की जब भी रीडिंग लूँगा तो मुझे मेरे आइज और वो जो कोइंसिडेंट लाइन एज वेल एज द सर्कुलर रीडिंग है, वो दोनों का कोइंसिडेंट प्रॉपरली विद द फ्रंट एंगल्स की ओर से देखना पड़ेगा। ना बाएं मुड़ के, ना दाएं मुड़ के, ना ऊपर से, ना ऐसा नीचे से, नहीं, इन फ्रंट ऑफ दैट देखना होगा। और एक बात बच्चों, चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो ओल्ट मीटर है ना, ये ओल्ट मीटर भी मुझे देखना है ना, तो मुझे ऐसे सामने से देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा देखूंगा ना तो ये नीचे की ओर दिखेगा, और इधर से देखूंगा ना तो थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखेगा। दैट मीन्स योर ऑब्जर्वेशंस विथ आवर आईज आर प्रॉपर विथ द वर्टिकल एंगल्स। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कैसे रिमूव करने वो भी बता दिया था मैंने आपको। सिस्टमैटिक्स एरर हो गए। अब इसका जो दूसरा पॉइंट आता है ना बच्चों, वो आता है रैंडम्स एरर का। देखो बच्चों, मुझे अब ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको मैंने आदत लगा दी है कि एज पर आवर डेली रूटीन्स वो एग्जाम्पल्स ले लो। चलो दूसरा वाला देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रैंडम एरर। दूसरा कौन सा है हमारा? रैंडम एरर है। ये जो एरर्स है ना, वो रैंडमली आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं? रैंडमली आ जाते हैं। मतलब कैसे? पता नहीं चलता ये एरर कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। अब ये जो एरर है ना, ये एरर एक तो पॉजिटिव होते हैं एज वेल एज दी निगेटिव भी होते हैं। ये एरर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। मैंने आपको बताया था ये वाली स्केल्स के एग्जांपल्स के थ्रू कि पॉजिटिव कैसे आते हैं, निगेटिव कैसे आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो, ज़्यादा मैं बोला ना आपको, ज़्यादा नहीं। अब इसको कैसा है, इसको जितना अच्छी तरह से समझोगे ना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टेटमेंट्स, वो उतना अच्छा होगा। अब जो सिस्टमेटिक्स एरर थे ना हमारे सिस्टम, जो सिस्टमेटिक एरर्स थे ना, उस एरर को मिनिमाइज करने के बाद कुछ बेहतर तरीके से देखने के लिए रैंडमली कुछ एरर्स आने लगे, क्योंकि उसको हमने मिनिमाइज कर लिया। तो उसके बाद और भी कुछ एरर्स आने लगे, तो उसको क्या कहा गया हमने? रैंडम एरर कहा गया। और दिस टाइप के जो भी एरर्स है, दिस टाइप्स ऑफ एरर्स मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो एरर्स आते हैं ना, मानो ये भी आपको रिमूव करने के हैं। तो रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बार बार उसका रीडिंग लेना पड़ेगा और बार बार उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। चलो बच्चों, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि एक रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड सिंपल ऐसा वाला रॉड है। ये रॉड की मैंने आपको स्टार्टिंग में लेंथ बता ही नहीं है, लेंथ बताई नहीं मैंने आपको। और आपको क्या कहा मैंने कि बच्चों इसकी लेंथ निकालो, लेंथ निकालो, इसकी जो भी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो लेंथ निकालो। आप लोग क्या करोगे? मीटर स्केल लोगे, इसको गिनोगे। पहले इसमें आ गई आपकी 19.8 आ गई। आपने मुझसे पूछा कि सर ये बराबर है, मैंने कहा नहीं बच्चों। फिर आपने ले ली, दूसरी आ गई 19.9, मैंने क्या कहा? नहीं बच्चों, अभी भी बराबर नहीं है। तो फिर और तीसरी रीडिंग ले ली आप लोगों ने, फिर क्या हो गया? 20 आ गया। आपने पूछा सर ये तो बराबर होगी ना, अब कितना परेशान करोगे हमें? मैंने क्या बोला? बच्चों बराबर है नहीं है ये बाद में देखेंगे, आप और एक बार लेके देखो कि इतनी आती है क्या। फिर आपने लिया, कितनी आ गई? 20.1 आ गई। मैंने क्या कहा
कि बच्चों ये तो आप कह रहे थे कि सर ये बराबर होगी ना, तो ये चेंज हो गई ना बच्चों, फिर और एक बार लो, चलो और एक बार ले ली, 20.2 आ गई। अब आपके पास 5 रीडिंग्स आ गए। कितनी रीडिंग्स आ गए? 5 रीडिंग्स आ गए, बराबर है 19.8, 19.9, 20, 20.1, 20.2। अब फिर क्या हो गया? अब बोले सर अब बहुत हो गया सर, 5 रीडिंग ले गई, हर बार रीडिंग गलत आ रही है। तो मैंने क्या बोला आपको कि बच्चों ऐसा काम कर लो, इसका मीन निकालो। क्या निकालो? इसका मीन निकालो, इसका एवरेज निकालो। आपने एवरेज निकाल दिया इसका 20, और मैंने बोल दिया फिर बच्चों ये वाली सही लेंथ है, ये वाली सही लेंथ है। अगर रैंडम एरर आपको मिनिमाइज करना होगा तो आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। बार बार ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, उसका मीन निकालना होगा, बार बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसका मीन निकालना होगा। इन दैट केस जो भी आपके रैंडम्स एरर है ना, वो रैंडम्स एरर क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। और दूसरा एक कि जो भी कंडीशंस होती है ना बच्चों, एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस, वो भी आपको रैंडम एरर्स के अंदर आती है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सीडेंटल एरर्स बोल सकते हैं हम लोग उसको। अब ये सिंपल है। अब देखो, अब टाइम बचा होगा, समझो, मानो अभी कितना बजा है? 9, 9:30 हुआ होगा। मानो देखो ये जो टाइम है ना, ये टाइम हुआ है 9, और मैंने बोला आपको एक टेम्परेचर काउंट करना है बच्चों। कुछ मैंने आपको टेम्परेचर काउंट करने के लिए कुछ दे दिया, और मैंने बोला आपको बच्चों इसका टेम्परेचर काउंट करो। 9 बज गया, और कितने आवर्स करना है आपको? 3 या 4 घंटे टेम्परेचर काउंट करना है उसका। तो बताओ बच्चों 9 बजे जितना टेम्परेचर था इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, बराबर करेगा, तो 9:30 को उतना ही रहेगा क्या? नहीं। 9:50 को उतना ही रहेगा क्या? नहीं। 10:30 को उतना ही रहेगा क्या? नहीं। ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स कैसे आ रहे हैं? ड्यू टू दैट इन कन्वीनियंस ऑफ दैट टेम्परेचर। तो ये भी क्या हो गया? हमारा रैंडम एरर हो गया। उसके बाद आपको कहा मैंने, भैया ये वोल्ट मीटर ले लो और मुझे बताओ कि इसके एक सर्किट दे दिया, ये सर्किट के अंदर इसको लगा दो और बता दो कि वोल्टेज कितना है। और हमें तो पता है इंडियन बिजली कैसी है, कैसी है सर। कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी तुरंत वोल्टेज कम भी हो जाता है। जो लोग विलेजेस में रहते हैं ना, उनको पता है, कभी कभी घर में का जो बल्ब होता है ना, वो भी उड़ जाता है, इतना बढ़ जाता है वोल्टेज। तो क्या करोगे बच्चों? अगर मानो कि आपको वोल्टेज गिनने दिया है और सडनली आपका जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई चेंज हो गया, पावर सप्लाई चेंज हो गया, तो मुझे बताओ वोल्ट मीटर गलत है क्या? नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन गलत है क्या? नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों आया? प्रॉब्लम ये आया सर, रैंडमली आया, एक्सीडेंटली आया। हमें नहीं पता था कि वोल्टेज बढ़ेगा या अभी कम होगा। हमें तो क्या लगा था वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम काउंट कर रहे थे। तो जो सडनली आते हैं, जो रैंडमली एरर्स आते हैं ना, जिसकी हमें कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अब जो हमारे ऊपर ये जो कोविड का संकट आया है ना, इसको भी रैंडम आया बोल सकते हैं। हमें पता था क्या? 5 साल पहले हमें पता था कि ये कोरोना वायरस आएगा? नहीं पता था। तो जो एक्सीडेंटल आते हैं, जो सडनली आते हैं, जो दिमाग में नहीं होता है तभी भी हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द रैंडम एरर। और रैंडम एरर मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, बार बार रीडिंग लो। माना कि सप्लाई बढ़ गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ गया, 5 मिनट के बाद और ले लो। उस टाइम अगर सप्लाई कम हो गया, छोड़ दो, तीसरी बार ले लो और तीनों का एक बार एवरेज निकाल दो, बात खत्म, आंसर आ गया। तो बच्चों एरर्स को कभी कभी किसी परेशानी की ओर से नहीं देखना है। लाइफ में भी बहुत एरर्स आते हैं, उसको परेशानी की तरह से नहीं देखना, उसको देखना है नई अपॉर्चुनिटी की तरह। 10th में अगर कम परसेंटेज आ गए, मानो वो एरर है, उसको मिनिमाइज करो, आगे बढ़ो। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द एरर्स इन मेजरमेंट्स। सो गाइस, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने हैं। यहाँ से आगे जब भी हमें इंजीनियरिंग जाना होगा या ग्रेजुएट
फिज़िक्स में पढ़ना होगा या मेडिकल फील्ड में जाना होगा, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आने वाले एरर्स को हमें सीरियस तरह से ही देखना होगा। इसलिए इस टॉपिक के अंदर मैंने सीरियसनेस से ही पढ़ाया है। सो आई थिंक ये जो सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से कम एग्जाम्पल बट परफेक्ट एग्जाम्पल्स की तरह मैंने समझाए हैं। सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, हमारा और एक चैनल है जो इसके ऊपर हम 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर देते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ उसको आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 10th में है ना, उनको बता देना। उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया गया है। सो गाइज, thank you so much for watching my video and have a nice day. Enjoy your life.